हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। अगर आप भी यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी की तैयारी बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो अगले 180 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज है हमारा डे 5 और आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास के दो चैप्टर, जो कि पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास और प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए सीधे क्लास करते हैं शुरुआत। जिसमें हम पहले चैप्टर की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के हम यहाँ पे स्रोत देखेंगे, जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत की हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें पुरातात्विक स्रोत का परिचय। तो इतिहास की बात करें तो अतीत में किए गए मानव प्रयास और घटनाओं की अनुक्रमिक कथा, यानी कि जो ये सीरीज से चलती है कथा, यही इतिहास है हमारी। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए जिन ऐतिहासिक सामग्रियों का यहाँ पे सहारा लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? इतिहास के स्रोत। ठीक है, यानी कि जहां से हम इतिहास को जानते हैं वो स्रोत हुए इतिहास के। अब इनको क्या है ना, दो भागों में बांट रखा है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। इसमें क्या आते हैं? अभिलेख आते हैं, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां। इनके जरिए हम पता कर सकते हैं कि इतिहास में क्या चीजें हुई थी पहले। और दूसरा चीज आता है साहित्यिक स्रोत। इसमें क्या आता है? धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, विदेशी यात्राओं के यहाँ पे विवरण आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जुड़ी हुई बातें, महत्वपूर्ण अभिलेखों से जुड़ी हुई बातों का तथ्य देखते हैं, जिसमें पुरातात्विक अभिलेखों के अध्ययन को एपीग्रेफी कहते हैं। ठीक है, एपिग्राफी कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। और सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई से यहाँ पे मिले हैं, जिन पर क्या है? मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, इनके नाम उत्कीर्ण हैं। वैदिक देवता थे, इनके नाम उत्कीर्ण हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख कौन से हैं? सम्राट अशोक के, लगभग 300 ईस्वी पूर्व हैं, जिन्हें क्या है सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने यहाँ पे पढ़ा था। अब बात करेंगे यहाँ पे मास्की, गुर्जरा, निदूर और उदयगोलम। इन अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम यहाँ पे मिलता है, जबकि अन्य में उसे देवरानम्पीय पियदसी यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत की, जिसमें सिक्के, मूर्तियां और वास्तुकला की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सिक्के, मूर्ति की, वास्तुकला की देखें तो यहाँ पे प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, जिन पर पेड़, मछली, हाथी या अर्धचंद्र के यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे दिखते थे, मिलते थे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम यवन के शासकों द्वारा यहाँ पे किया गया था। बात करेंगे सबसे सबसे अधिक जो सिक्के थे मौर्योत्तर काल में बने थे, और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के यहाँ पे जारी किए थे। और भारत में मूर्तियों का जो निर्माण है वो कुषाण काल से आरंभ हुआ था। कुषाण मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव यहाँ पे है, जबकि मथुरा कला यहाँ पे पूर्णतः स्वदेशी यहाँ पे देखने को मिलता है मथुरा कला में। और उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली के, मध्य भारत के बेसर शैली के, और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मंदिरों की बात की जाए भारत में तो तीन शैलियां यहाँ पे प्रमुख है। नॉर्थ इंडिया में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली, और द्रविड़ में दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। और जो बेसर शैली है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो शैलियां है ना, इन दोनों की मिश्रित शैली है, इसको ही क्या बोलते हैं? बेसर शैली यहाँ पे बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं पुरातात्विक उदाहरण की। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट है, ये आ जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है, ठीक है, या किस शासक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो कि कलिंग राजा खारवेल के शासन की घटनाओं का यहाँ पे क्रमबद्ध विवरण यहाँ पे करता है, हाथी गुम्फा लेख। बात करेंगे जूनागढ़ अभिलेख की, तो ये शक शासक रुद्रदामन की विजय और कृतज्ञता पर यहाँ पे प्रकाश डालता है। बात करेंगे प्रयाग स्तंभ लेख की, तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों की यहाँ पे जानकारी देता है। और नागर शैली के उदाहरण की बात करें तो उत्तर भारत का जो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है, ये इसका नागर शैली का उदाहरण है। बाकी बहुत सारे मंदिर हैं, उत्तराखंड में भी है नागर शैली के मंदिर। और द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारत में तंजौर का राज राजेश्वरी मंदिर जो है इसका उदाहरण है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे साहित्यिक स्रोत की, जो कि बात करेंगे प्राचीन काल की जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति है, इसको समझने के लिए लिखित ग्रंथ और भारत की यात्रा पर जो आए थे विदेशी, बौद्ध धर्म, मुस्लिम और अन्य यात्री, इनको यात्रा वृत्तांत है, इनको क्या है साहित्यिक स्रोत यहाँ पे माना जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो वेदों की 4 संख्या है, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनको है। और इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता यहाँ पे कहा जाता है। बात करेंगे 4 वेदों के परिचय की, तो यहाँ पे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और इसके तीसरे मंडल में जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो यहाँ पे उत्कीर्ण है। ऐसे आ जाता है कि कौन से मंडल में, कौन से वेद में यहाँ पे गायत्री मंत्र का यहाँ पे बताया गया है।
दूसरा है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखित एक महत्वपूर्ण कर्मकांडी यानी कि यज्ञ ये जो जो भी होते हैं धार्मिक कर्मकांड उनकी यहाँ पे बात की गई है। सामवेद की बात करें तो भारतीय संगीत का यहाँ पे जनक माना जाता है सामवेद को, जिससे 7 प्राचीन स्वरों की उत्पत्ति हुई थी, जो सारे गामा पाधा निसा है ना, तो ये सारी चीजें सामवेद से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र औषधि का वर्णन यहाँ पे मिलता है, और इसके मुंडकोपनिषद से भारत का क्या है राष्ट्रीय वाक्य जो कि सत्यमेव जयते, ये भी अथर्ववेद से ही लिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं साहित्यिक स्रोत में ही किस चीज का, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म संस्कृत और विदेशी यात्रियों के बारे में यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बौद्ध धर्म की बात हम करेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो कि विनय पिटक सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इनकी मूल भाषा क्या थी, पाली थी। अब बात करें इसमें जैन धर्म की, अभी हम सब पढ़ेंगे आगे, हर चैप्टर का आएगा अब यहाँ पे, लेकिन अभी तो ये ना हम साहित्यिक स्रोत देख रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है वो कहाँ कहाँ से, मतलब उसके स्रोत क्या है, इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, तो ये अभी सब वही चीज है। तो यहाँ पे बात करेंगे जैन साहित्य की, तो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको आगम कहा जाता है, और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से यहाँ पे मिलता है। बात करेंगे संस्कृत साहित्य की, तो ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम सफल प्रयास किसने किया, कल्हड़ ने अपनी जो पुस्तक है रासतरंगिणी, जो कि कश्मीर का इतिहास इसमें है रासतरंगिणी में, इसमें किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कल्हड़ की जो पुस्तक है वो कौन सी है, रासतरंगिणी, या कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे घुमा के। बात करेंगे विदेशी यात्रियों के लिए विवरण और उदाहरण की बात हम यहाँ पे करते हैं, जिसमें यूनानी लेखक हेरोडोटस, ये इतिहास का पिता कहा जाता है इनको, हेरोडोटस को। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिका लिखी, ये बुक है हिस्टोरिका, इन्होंने लिखी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे हिस्टोरिका बुक किसने लिखी, वैसे तो ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आ गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्लास क्या है, हम इसके लिए बना रहे हैं जो पहली बार कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, जो शुरू से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री जो है फाहियान आया था, जबकि हर्षवर्धन के समय हेनसांग आया था, और इसकी रचना है सी यू की। ये उस टाइम पे हेनसांग हर्ष के टाइम पे आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे कौन आया था, चीनी यात्री आया था, फाहियान आया था। आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी, किसके टाइम पे कौन सा यात्री यहाँ पे भारत आया था। ठीक है, अब बात करें इसमें 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद यहाँ पे किताबुल हिंद की रचना यहाँ पे की थी। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात करें तो मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक, कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। बात करेंगे मेगस्थनीज की इंडिका। अभी मेगस्थनीज ने लिखी इंडिका, इसमें क्या किया है, मौर्य समाज का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इब्न बतूता की रेहला बात करें तो 14वीं सदी का अरबी यात्री इसमें यात्रा वृत्तांत अपना लिखा था इब्न बतूता, इसने कौन सी बुक लिखी, रेहला। ठीक है, अब बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं, और इसमें दो पार्ट में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में। अब बात कर लेंगे पाषाण काल की। तो यहाँ पे बात करें तो मानव इतिहास का वो कालखंड जिसके अध्ययन के लिए कोई लिखित या लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो संपूर्ण इतिहास है केवल पुरातात्विक यानी कि पत्थर के औजार अवशेष इन पर निर्भर है, तो इसको कहते हैं प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। ठीक है, यानी कि पत्थरों का काल। अब इनको भी क्या है, प्रागैतिहासिक काल को भी क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण और फिर नवपाषाण काल। ठीक है, अब पुरापाषाण काल की बात करें तो इस काल में क्या, मनुष्य शिकारी यानी कि आखेटक को शिकारी बोलते हैं, शिकारी और खाद्य संग्राहक था, यानी कि शिकार करता था और खाना वही खाता था। ठीक है, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में इसके क्या है, काल की चित्रकारी के साक्ष्य पे मिलते हैं, यानी कि वहाँ जो गुफा है उसमें क्या कर रखा है, जो इंसानों का चित्र बनाया है और उसने वो मतलब कि आखेट करते हुए यानी कि शिकार करते हुए चित्र बना रखे हैं। ठीक, तो अब बात करेंगे मध्य पाषाण की। मध्य पाषाण के महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं, जिसमें मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बहुत छोटे होते थे, जिन्हें क्या है माइक्रोलिथ यहाँ पे यानी कि लघु पाषाण पाषाण परोपकरण कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद देखें इस काल में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को यहाँ पे पालतू पशु बनाया। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से काल में किस जानवर को पालतू पशु बनाया मानव ने सर्वप्रथम, तो किसमें बनाया, मध्य पाषाण काल में कुत्ते को बनाया। पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य आदमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश और बागोर यानी कि राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला जो अवशेष यहाँ पे मध्य पाषाण काल के स्थल जो कि सराय नाहर राय और महदहा यूपी से यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब हमने मध्य पाषाण की बात कर ली, अब हम बात करेंगे नवपाषाण की।
प्रागैतिहासिक काल को जो 3 भागों में बांटा है उसके नवपाषाण काल के हम देखेंगे, जिसमें बात करेंगे तो नवपाषाण काल में मनुष्य क्या है, खाद्य उत्पादक यानी कि कृषक यहाँ पे बन गया था, यानी कि खेती वेती करने लगा था। इस काल में क्या है, मनुष्य ने व्यवस्थित रूप से वस्त्र बुनना भी शुरू कर दिया था, यानी कि जब खेती करते थे तो उसने अपने कपड़े लिए भी बुनना शुरू कर दिया था। पहिए का भी आविष्कार हुआ। अग्नि का व्यावहारिक प्रचलन यहाँ पे इसी काल में हुआ था, ठीक है। अग्नि का, अग्नि आग, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आग, यहाँ पे अग्नि सही से नहीं लिखा है, अग्नि वैसे आग को ही बोलते हैं, ठीक। तो इसके बाद देखें, मनुष्य अपनी बस्तियां बनाकर स्थायी निवास यहाँ पे करने लगा था नवपाषाण काल में, ठीक। और बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाण बस्ती जो है मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान में स्थित है। अब इसके साक्ष्य और स्थल देख लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं साक्ष्य, तो इनको आप नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे बुर्ज होम एवं गुफ कराल यानी कि कश्मीर में है। यहाँ से नवपाषाण काल के गर्तावास यानी कि गड्ढों के घर और मानव के साथ पालतू कुत्ते का एक साथ दफनाने में के साक्ष्य पे मिले हैं। कहने का मतलब है बुर्जहोम में और गुफ कराल में, यानी कि जो गुफ कराल है ये कश्मीर में पड़ता है, यहाँ से क्या हुआ है, नवपाषाण काल के टाइम पे गड्ढे के घर बनाए गए हैं और मानव के साथ साथ क्या है, कुत्ते को भी एक साथ क्या है दफनाया, यानी कि मरने के बाद एक साथ दफनाया है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था यहाँ पे मानव का। अब बात करेंगे कोल्डी हवा यानी कि इलाहाबाद में पड़ता है यूपी में। यहाँ से क्या है, नवपाषाण काल में चावल यानी कि धान की खेती का विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चिरांद यानी कि बिहार की बात करें तो इस समय इस स्थल पे यहाँ से हिरण के सिंगों के निर्मित प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे इससे भी ये भी पता चलता है कि यहाँ पे हिरण भी क्या करते थे, मांस खाते थे उसका। तो नवपाषाण काल की बात हो गई। अब बात करेंगे हम ताम्र पाषाणिक और महापाषाणिक संस्कृतियों की। तो यहाँ पे ताम्र पाषाण काल की बात करें तो पाषाण युग के अंत में पत्थरों के साथ साथ क्या हुआ, तांबे के औजारों का प्रयोग क्या कहलाता है, ताम्र पाषाण कहलाता है। यानी कि ताम्र और पाषाण यानी कि तांबे का और पाषाण का जो हथियार थे उनके, उसमें क्या हुआ, तांबे से युक्त हथियार बनाने लगे थे। इंसानों द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु क्या है, तांबा है। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व से यह स्टार्ट करते थे। ये मूलतः कृषि सामग्री, कृषि कृषक ग्रामीण संस्कृतियां यहाँ पे थी, यानी कि यहाँ पे जो ग्रामीण संस्कृतियां थी वो कृषि पर आधारित थी। आहार संस्कृति की बात करें तो राजस्थान की, तो इसे ताम्बवती भी कहा जाता है। यहाँ क्या है, बड़े पैमाने पर तांबा मिलता है। लोग अपने पत्थर घर के जो लोग थे पत्थर के घरों में यहाँ पे रहने लगे थे। और मालवा यानी कि एमपी की संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे मृद भांडे यानी कि मिट्टी के बर्तन अपनी उत्कृष्ट कलात्मक के लिए यहाँ पे पूरे ताम्रपाषाण काल में प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है यहाँ पे मिट्टी के बने हुए बर्तनों का यूज होने लग गया था। जोरवे संस्कृति की बात करें तो जोरवे पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका जो स्थल है दैमाबाद, यहाँ पे सबसे बड़ा स्थल है जहाँ पे भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं जैसे कि रथ चलाते हुए मानव की आकृति यहाँ पे मिली है। बात करेंगे इसके बाद महापाषाण के प्रमुख उदाहरण। अब उदाहरण देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे महापाषाण काल को मेगालिथ भी बोलते हैं, जिसमें दक्षिण भारत में पत्थरों की विशाल कब्रों के निर्माण की संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें कब्रों में मृतकों के साथ साथ लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल और सोने के गहने यहाँ पे दफनाए जाने लगे थे। एरन अभिलेख की बात करें जो कि एमपी की है, तो यहाँ पे कायथा या मालवा की बात करें तो इस क्षेत्र से, संस्कृति से जुड़े इस क्षेत्र से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इनाम गांव महाराष्ट्र की बात करें तो जोरवे संस्कृति की एक सबसे बड़ी खाई से घिरी किलाबंद बस्ती का यहाँ पे बेहतरीन उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। और ब्रह्मगिरी और मास्की की बात करें तो दक्षिण भारत के प्रमुख महापाषाणिक समाधान यानी कि कब्र के केंद्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट यहाँ पर देखेंगे, जिसमें इतिहास के विश्लेषण की बात करें तो इतिहास का समसामयिक विश्लेषण निरंतरता का या परिवर्तनीय के सिद्धांतों पर टिका हुआ है, यानी कि यहाँ पे लगातार यहाँ पे परिवर्तन होते रहा है, इसी पे क्या है, इतिहास यहाँ पे चलता आ रहा है। ऋग्वेद और यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य की सूची में शामिल किया है। अशोक के इतिहास की बात करें तो यहाँ पे अशोक का इतिहास केवल उनके अभिलेख के आधार पर नहीं लिखने का अनूठा प्रयास यहाँ पे किसने किया था, D.R. भंडारकर ने किया था। वेद पुरोहितों की बात करें तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते थे, इनको होत्र तथा यजुर्वेद के पुरोहित को अर्घर्वयु, ये जो भी है ये बोलने में नहीं आ रहा है, अर्घर्वयु कहा जाता था, ठीक। और यहाँ पे वेदांग की बात करें तो वेदों को अच्छे से, वेद कौन से, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनको समझने के लिए, इनको पढ़ने के लिए क्या किया, 6 वेदांग यानी कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, इनकी रचना की। और यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन कि वेदांगों की रचना किस लिए की, या वेदांग कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ का दिव्यावदान मौर्य सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र सूक्त तक के शासकों की ऐतिहासिक जानकारी यहाँ पे मिलती है दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ में। सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो टोटल सबसे पहले देखें तो 18 तो पुराण है और इनमें से सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। बात करेंगे प्राचीन भूगोल और व्यापार की तो यहाँ पे प्राचीन भारत के भूगोल और व्यापार की सटीक जानकारी अज्ञात लेखक की पुस्तक जो कि है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी कि इसके जो लेखक हैं उनका हमें पता नहीं है, अज्ञात है वो, और टॉलेमी की है ज्योग्राफी, इनसे यहाँ पे मिलती है। और इसी क्रम में देखें विश्व में सबसे पुराना वृक्षारोपण जो कि सांबर झील के मध्य पाषाणीय निक्षेपों से यहाँ पे प्राप्त होता है। और ऐतिहासिक तिथि निर्धारण की बात करें तो तिथि निर्धारण के लिए ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो समय होते थे उसको बीसी कहते थे, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और उसके उनके बाद के समय को ईसवी यानी कि सन कहते थे, यानी कि एडी यानी कि एनो डोमिनी यहाँ पे कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, इससे जुड़े हुए फैक्ट सारे आप अपने बुक से भी देख लेना और यहाँ पे कोई डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हम आगे चैप्टर करते हैं, दूसरा चैप्टर है जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी हम बात करेंगे तो ये प्रथम नगरीय सभ्यता का यहाँ पे प्रमाणिक और विस्तृत अध्ययन यहाँ पे हम देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास करते हैं दूसरे चैप्टर की स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है भारतीय इतिहास की एक अत्यंत प्राचीन और प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम पे यहाँ पे जानी जाती है। अपनी उत्कृष्ट नगर योजना और प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए जानी जाती है। 20वीं सदी की जो शुरुआत थी इसे अज्ञात माना जाता था। आम धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण के पहले भारत में कोई व्यवस्थित सभ्यता यहाँ पे नहीं थी। अब बात उसके बाद क्या हुआ, पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा, स्थलों की यहाँ पे खोज की और इसी भ्रांति को यहाँ पे दूर किया। नामकरण की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे कहा गया है क्योंकि शुरुआत में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये जो स्थल थे ये मिले थे। बाद में अन्य क्षेत्रों में अवशेष मिलने से प्रथम खोजे गए स्थल यानी कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता कहना भी इसको उचित माना। ठीक है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों में कहते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट की। यहाँ पे हम बात करेंगे इंपोर्टेंट वन लाइनर की। तो सबसे पहले जो पता है वर्ष 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका लगाया था। इसके विवरण की बात करें तो उनकी 1842 की पुस्तक में मिलता है। 1826 का चार्ल्स मैसन ने लगाया था पता। 1921 की बात करें तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा का उत्खनन यहाँ पे किया, यानी कि यहाँ पे खुदाई स्टार्ट की। ठीक, और 1922 में जॉन मार्शल के निर्देशन में ही क्या हुआ, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की यहाँ पे खोज की थी। यहाँ पे ये तो सब याद कर रहे थे 1921 और 22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने, इनका नाम भूल जाते हैं। सर जॉन मार्शल, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किन किन निर्देशन में किया। रेडियो कार्बन 14 की बात करें तो इसी के अनुसार, रेडियो कार्बन 14 के अनुसार ही क्या है, इस सभ्यता का परिपक्व काल यानी कि पता चला कि ये किस काल की है, जो कि 2500 ईस्वा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वा पूर्व तक यहाँ पे है। और नई जो शोध हुई है, नई जो यहाँ पे शोध हुई है उसके अकॉर्डिंग इसे 8000 साल पुराने यहाँ पे बताते हैं। बात करेंगे इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट है, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी यहाँ पे कहा है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका भौगोलिक विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल कांस्य युगीन यानी कि कांस्य प्रधानता यहाँ पे थी सभ्यता में, जिसका उद्भव ताम्र पाषाण काल की पृष्ठभूमि में भारत के पश्चिमी हिस्से में हुआ। यानी कि ये जो हमारा इंडिया है अभी, ये देखो, ये जो हमारा इंडिया है, ये इसमें क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं इसमें, जो कि कुल क्षेत्रफल इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर है एरिया में, और इसका पूरा भौगोलिक स्वरूप क्या है, त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगल रूप में है। ठीक है, ऐसे करके है, ऐसे करके अभी पता चल जाएगा आपको जब हम बताएंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ में क्या है, जम्मू कश्मीर के मांडा से क्षेत्र से। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर आ गया, ये जम्मू कश्मीर है यहाँ से मांडा क्षेत्र से। ठीक, और दक्षिण में क्या है, दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र यहाँ दैमाबाद यहाँ पे, ठीक, दैमाबाद हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे पश्चिम में सुतका गेंडोर यानी कि बलूचिस्तान में है, यहाँ पे है, तो वो यहाँ पर है। ठीक है, इस लोकेशन पे है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। और आलमगीर मेरठ यानी कि यूपी, आलमगीर यहाँ पे पड़ता है मेरठ यानी कि यूपी में, इस टाइप। ठीक, तो ये हो गया त्रिभुजाकार। ठीक, ऐसे करके त्रिभुजाकार 13 लाख वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। अब बात करें यहाँ पे इसकी, तो ये पूरी सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1100 किलोमीटर में और पूर्व से पश्चिम 1600 में फैली हुई है। 1100 यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक 1100 और यहाँ से पूर्व से लेकर पश्चिम तक 1600 फैली हुई है किलोमीटर में।
अनुसंधान से अरब तक करीब 2800 स्थलों का यहाँ पे पता चला है यहाँ पे अभी तक का। और मोहनजोदड़ो के कंकालों के से प्रमाणित हुआ है कि यहाँ पे मुख्य रूप से 4 प्रजातियां रहती थी, जिसमें भूमध्य सागरी थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी, अल्पाइन थी और मंगोलाइड थी। और सबसे अधिक जो थी संख्या वो भूमध्य सागरी प्रजाति की थी। अब इसके बाद देखते हैं नगर योजन और जल निकासी प्रणाली की सिंधु सभ्यता की, जिसके लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे बात करेंगे नगर नियोजन एवं पर्यावरण अनुकूलता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो इसका पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर योजन नियोजन और सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली थी। नगर निश्चित ज्यामितीय आधारित पर, यानी कि ब्लॉक यहाँ पे बने हुए थे, ठीक है, क्यूब्स का ऐसे करके, बिल्कुल परफेक्टली। यहाँ पे बात करेंगे दो मुख्य भागों में विभाजित थे नगर, जिसमें नगरों का विभाजन की बात करें तो पहला था ऊंचा भाग, ठीक है, जिसमें प्रशासनिक दुर्ग होता था, जहां क्या है शासक वर्ग रहता था। और जो दूसरा भाग था वो थोड़ा सा बड़ा रहता था, जिसे क्या है सामान्य आवास क्षेत्र यहाँ पे कहा जाता था, जहां नागरिक, व्यापारी और श्रमिक लोग यहाँ पे रहते थे। ग्रिड प्रणाली की बात करें तो ग्रिड प्रणाली यही बताया मैंने, ऐसे करके ग्रिड में बने रहते थे। यहाँ पे सड़कें वो गलियां क्या है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि ठीक है ये सड़क है और ये गली है, तो जो भी है यहाँ पे समकोण काटती थी, जिससे क्या है नगर क्या है चकोर खंडों में विभाजित होता था। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर भवनों में क्या पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था, और इस ईंट का जो अनुपात था वो भी पूछ लेते हैं, 4:2:1 का था। बात करेंगे यहाँ पे जल निकास की और मकान की। तो नालियों के ऊपर से ढकी होती थी नालियाँ, नालियों की नहीं नालियाँ, जो जो नालियाँ थी वो ऊपर से ढकी हुई होती थी। मकानों के जो दरवाजे थे मुख्य सड़क के बजाय पीछे को खुलते थे। और अपवाद भी हैं इसके, लोथल, जहाँ पे क्या है दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। लोथल पड़ता है गुजरात में। और घरों में आंगन, रसोई और स्नानागार और कुएं यहाँ पे होते थे। अब देखेंगे प्रमुख पुरातात्विक स्थल और साक्ष्य, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्थल कहाँ पे रहे और कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखना, मतलब यहाँ पे याद भी करना है इसको देखने के बाद, देखने के साथ साथ ही। तो यहाँ पे बात करें तो इतिहासकारों को प्राचीन बस्तियों के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि बर्तन, मुहर, मूर्तियाँ इत्यादि। तो यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा स्थल की बात करेंगे तो यहाँ पे रावी नदी के तट पे हड़प्पा सभ्यता देखी गई है, ठीक है। और ये पंजाब में पाकिस्तान के स्थित है, भौगोलिक स्थिति है ये इसकी। और यहाँ पे बात करेंगे तो स्टुअर्ट पिगट द्वारा यहाँ पे अर्ध औद्योगिक नगर यहाँ पे घोषित किया। कब्रिस्तान मिले यहाँ पे, शवाधान पेटिका मिली, गेहूं जौ के दाने मिले, उर्वरता की देवी की यहाँ पे मूर्ति मिली है, ठीक। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के तट पे थी और सिंध यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका सिंधु मोहनजोदड़ो का, ये होता है मृतकों का टीला। यहाँ पे विशाल स्नानागार मिले, विशाल अन्नागार मिले, सूती कपड़ा, द्रवी मोम विधि से निर्मित यहाँ पे कांसे की नर्तकी यानी कि डांसिंग यहाँ पे मूर्ति मिली है, वो भी कांसे की। चौहनदड़ों की बात करें तो ये भी सिंधु नदी के समीप है और सिंध यानी कि पाकिस्तान में ही है। एकमात्र स्थल है यहाँ से क्या है वक्राकार ईंटें यहाँ पे मिली हैं। और यहाँ किसी प्रकार के दुर्ग के अस्तित्व का यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं था, लेकिन यहाँ पे वक्राकार ईंटें यहाँ पे मिली थी। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के तट पर है गुजरात में। अच्छा, नदी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थल किस नदी के तट पर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख यहाँ पे गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह स्थल है। और धान की खेती, धान की भूसी, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियां और मनका बनाने का कारखाना यहाँ पे मिला है। कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में पड़ता है। शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियां। कृषि कार्य के अंतर्गत जुते हुए खेत का यहाँ पे प्रथम साक्ष्य मिला है और 7 आयताकार यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। इसी क्रम में देखेंगे धौलावीरा, जो कि कच्छ गुजरात में है, भारत में। और यहाँ पे तीन विशिष्ट भाग यानी कि दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, ठीक है, यहाँ पे इसमें विभाजित किया है धौलावीरा में। यहाँ पे उन्नत जल संरक्षण की तकनीक, प्राचीन खेल का मैदान यानी कि स्टेडियम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। राखीगढ़ी की बात करें तो हिसार हरियाणा में है। विशाल अन्नागार और रक्षा प्राचीर के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने संकटग्रस्त विशाल विरासत स्थलों की सूची में इसको शामिल किया है। बनावली की बात करें तो फतेहाबाद हरियाणा में, ठीक है। यहाँ जल निकास प्रणाली का यहाँ पे अभाव था। मिट्टी का बना हुआ कृत्रिम हल और उत्तम गुणवत्ता के जौ यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा की बात करें तो कच्छ गुजरात में है। और इस विशिष्ट स्थल के उत्खनन से घोड़े की वास्तविक अस्थियां और एक विशेष प्रकार के अनोखे कब्रगार का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन। यहाँ पे बात करें तो समाज की मूलभूत इकाई यहाँ पे परिवार थी। मातृ देवी की मूर्ति को प्रचुरता के कारण यहाँ पे संभवतः यहाँ पे मातृ सत्तात्मक था यहाँ पे समाज।
कार्य के आधार पर वर्ग का विभाजन होता था, यानी कि पुरोहित कौन थे, विद्वान थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में यहाँ पे डिवाइड हुआ था समाज। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के थे। वेशभूषा में सूती और ऊनी कपड़ों का यहाँ पे निर्माण और उपयोग किया जाता था। मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा यहाँ पे खेलने का अत्यधिक प्रचलन था। अंतिम संस्कार के लिए पूर्ण समाधिकरण, यानी कि सर्वाधिक लोग के लिए ये था पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार यहाँ पे प्रचलित थे। और राजनीतिक संगठन यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हड़प्पाई लिपि को अभी तक यहाँ पे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था का विवरण पूरी तरह से पुरातात्विक अवशेषों के अनुमान पर ही आधारित यहाँ पे है, जिसमें हड़प्पावासी व्यापार की ओर अत्यधिक आकर्षित थे। अतः शासन यहाँ पे क्या था, वणिक अथवा व्यापार वर्ग की भूमिका यहाँ पे मुख्य यहाँ पे मानी जाती थी। इतिहासकार हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक ना होकर जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित यहाँ पे थी। और व्हीलर के अनुसार, ये इतिहासकार है, ठीक है, व्हीलर के अनुसार हिंदू सभ्यता के लोग थे, इनका शासन एक मध्यम वर्गीय एक जनतांत्रिक शासन था, जिसमें क्या है, धर्म को विशेष महत्व पे प्राप्त। अब यहाँ पर बात करेंगे आर्थिक और धार्मिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन पर व्यापार की यहाँ पे बात करें तो उन्नत कृषि और आंतरिक व विदेशी व्यापार यहाँ पे शामिल था, जिसमें गेहूं, जौ, राई, मटर, तेल, सरसों की खेती होती थी। मुख्य रूप से गेहूं और जौ यहाँ पे मेन रूप से उगाए जाते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। यूनानियों ने इनको सिंडन या सीडोन कहा है, जो कपास की खेती करते हैं। और व्यापार यहाँ पे मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी यहाँ पे साथ साथ चल रही थी। लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा बंदरगाह यहाँ पे नहर बनाए थे। बात करेंगे माप की दशमलव प्रणाली यहाँ पे अपनाई जाती है, यानी कि जो तौल की मापन की जो प्रणाली थी वो दशमलव प्रणाली अपनाई जाती थी। और यहाँ पे जो तौलने की इकाई थी मुख्य रूप से 16 के गुणक में यहाँ पे निर्धारित थी। 16 के मल्टीप्लाई से 16, 32, 64 ऐसे करके यहाँ पे थी, ठीक है। अब बात करेंगे धार्मिक विश्वास व आस्था की, हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो आराधना थी, ईश्वर की आराधना के लिए मानव, वृक्ष यानी कि पीपल और पशु यानी कि कुबड़ वाला बैल यहाँ पे तीनों के रूप में यहाँ पे पूजा करते थे। मुख्यतः यहाँ पे मातृ देवी, रुद्र देवता यानी कि पशुपतिनाथ और लिंग और योनि की यहाँ पे पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से पशुपतिनाथ की मुहर धार्मिक और आस्था का प्रमुख केंद्र यहाँ पे थी। भूत प्रेत और तंत्र मंत्र में विश्वास यहाँ प्रमाण, इसका जो भूत प्रेत और तंत्र मंत्र में विश्वास का प्रमाण यहाँ से मिलता था। बड़ी संख्या में ताबीज यहाँ पे देख के मिलता था। कालीबंगा के अग्निकुंडों से स्पष्ट है कि अग्नि पूजा व स्वास्तिक चिन्ह यानी कि सूर्य पूजा का यहाँ पे प्रतीक भी होता था। और अब देखेंगे यहाँ पे सभ्यता का क्रमिक पतन, यानी कि पतन कैसे हुआ, इसका ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे सभ्यता के पतन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके तहत अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता क्या धीरे धीरे समाप्त हो गई, अंततः ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो गई। द्वितीय सहस्त्राब्दी यानी कि शताब्दी के पूर्व मध्य तक इस सभ्यता का पूर्ण यहाँ पे अवसान यहाँ पे हो चुका था। इसके विनाश के कई भौगोलिक और प्राकृतिक कारक यहाँ पे जिम्मेदार माने जाते हैं, जिसमें पहला है भीषण बाढ़। नदियों की भीषण बाढ़ को मुख्य कारण यहाँ पे माना गया है। इसका समर्थन सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और SR राव ने किया, ये इतिहासकार है। दूसरा है बाह्य और आर्य आक्रमण। इसमें बाह्य शक्ति और विशेषकर आर्यों के आक्रमण से विनाश यहाँ पे हुआ है। इसमें गार्डन चाइल्ड और व्हीलर यहाँ पे मानते हैं। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो क्रमिक जलवायु परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का मूल कारण यहाँ पे बना, ये हैं इतिहासकार ये मानते हैं। भूतात्विक परिवर्तन की बात करें तो भूतात्विक हलचल या जल प्लावन से नागरिक यहाँ पे सभ्यता नष्ट हो गई थी। और प्रशासनिक शिथिलता के कारण यहाँ पे प्रशासन की जो कमजोरी थी, इसके कारण क्या है, ढांचा इसका धीरे धीरे बिखर गया। और महामारी मलेरिया इसकी भी ये कारण मानते हैं, जिसमें मलेरिया और महामारी जैसे आपदा से आबादी का यहाँ पे अंत हुआ, ठीक है। तो ये अलग अलग इनके मत हैं, तो ये इनको मानते हैं कि इसका जो पतन है वो कैसे कैसे हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे अध्याय के इस जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें पहला है हड़प्पाई लिपि की बात करें तो इस लिपि का सबसे पुराना जो नमूना है 1853 में मिला। ये लिपि चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफी यानी कि चित्र के द्वारा यहाँ पे बनाई जाती थी, ठीक है। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे काम हो रहा होगा, ठीक है। जो इंसान बने होंगे, या तो डांस कर रहे होंगे, या तो वो शिकार कर रहे होंगे, तो इस टाइप से यहाँ पे इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफी, ठीक, चित्रात्मक लिपि, जो क्या है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि दाईं से बाईं ओर यहाँ पे चित्र बनाए जाते थे लाइन वारी से। और इसकी लेखन पद्धति को बूस्ट्रोफेडन कहा जाता था, ठीक। अभिलेखों का अध्ययन की बात करें तो प्राचीन अभिलेख और शिलालेखों के वैज्ञानिक अध्ययन को तकनीकी भाषा में एपिग्राफी यहाँ पे कहा जाता था और कहा जाता है, ठीक है, एपिग्राफी। मेसोपोटामियाई
रिकॉर्ड्स की बात करें तो प्राचीन जो मेसोपोटामिया यानी कि इसी के समकालीन जो चल रही थी सभ्यता, उसके रिकॉर्ड में सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है, मेलुहा। मुद्रा शास्त्र की बात करें तो और सिक्कों की बात करें तो सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन सिक्के जो कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क कहते हैं। आहत सिक्के का मतलब होता है जैसे कोई सिक्का है तो उसमें क्या होता था, पंच करते थे, ठीक है। आहत यानी कि उसमें चोट करके वो सिक्के में किसी चीज का डिजाइन बनाया जाता था, ठीक है, जैसे किसी पशु का या किसी चीज का। यहाँ पे इससे पहले वाले में बता रखा है मैंने, पहले वाले पेज में। लेख वाले सिक्के की बात करें तो सिक्कों पर लेख लिखने और शासकों के नाम उत्कीर्ण करने का कार्य सर्वप्रथम किसमें स्टार्ट हुआ? यवन यानी कि ग्रीक शासकों ने स्टार्ट किया था। इससे पहले आहत सिक्के चलते थे, जैसे स्टैंप टाइप का कहते हैं। जैसे आजकल स्टैंप होते हैं तो मारते हैं तो छप जाता है जो स्टैंप में होता है, वैसे ही क्या है आहत सिक्के में क्या होता था, जैसे किसी पशु का या किसी इसका सिंबल बना रहता था और उसमें जब सिक्के में चोट मारते थे तो वो उसमें छप जाता था। बात करेंगे सोने व शीशे के सिक्कों की तो सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने यहाँ पे जारी किए। सबसे अधिक जो शीशे थे ये सिक्के सातवाहन वंश के शासकों द्वारा चलाए गए थे। और यहाँ पे बात करेंगे धातु संगीत और युग की तो सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु किसने यूज की, मतलब मानव ने यूज की, ऑब्वियस बात है, तो कौन सी यूज की वो आ जाता है क्वेश्चन में, तो आता है तांबा। तांबा का सर्वप्रथम यूज यहाँ पे हुआ था, तांबे धातु का, और जो कि 500 ईसा पूर्व में शुरू किया था। ताम्र पाषाण युग की बात करें तो धातु के अंतर्गत ताम्र पाषाण युग को वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शब्दावली में क्या कहा? चाकोलिथिक युग कहा गया था, ठीक है, चाकोलिथिक एज। संगीत प्रेमी शासक की बात करें तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए चित्र वाली यहाँ पे मुद्रा मिलने से ऐतिहासिक प्रमाण यहाँ पे मिलता है कि संगीत का यहाँ पे अत्यधिक यहाँ पे प्रेमी था, ठीक है, समुद्रगुप्त है। और यहाँ पे बात करेंगे महापाषाण काल यानी कि मेगालिथ की, तो इसकी परिभाषा तो सभी को पता है, बता दी है। यहाँ पे नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत की जो कब्र है उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को रखने की जो प्रथा थी उसे क्या है, महापाषाण काल यानी कि मेगालिथ यहाँ पे कहा जाता है। ये प्रथा मुख्य रूप से दक्षिण भारत की कब्रों से संबंधित है और इसका समय 1000 ईसा पूर्व से पहली जो सदी है वहाँ तक, पहली सदी तक मानी जाती है। और ये विशाल पत्थर क्या है, कब्र की पहचान और सुरक्षा के लिए लगाए जाते थे उसके ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना ताकि क्या है एग्जाम में कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ना रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं रिवीजन ही क्या है सिलेक्शन का असली सीक्रेट है। और आपकी इसी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए, पक्का करने के लिए इस 180 जो सीरीज है इसके साइड बाय साइड क्या है हम रिविजन भी करेंगे, और जो क्या है रिवीजन सीरीज में होगी। इसमें हर चैप्टर के बाद हम क्या है अटेम्प्ट करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। और ये वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा या अन्य किसी एग्जाम के द्वारा, अन्य किसी एग्जाम में। यानी कि आपका कॉन्सेप्ट को पूरा समझने से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने तक पूरा टॉपिक एकदम क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट शुरू से अंत तक। और अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, तो आप वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करके यहाँ पे अपनी राय और अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं खुद आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।